हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के सामने हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा जो है सो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत को जानने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेना जरूरी होगा। इसके बाद ही हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो संज्ञानात्मक विकास को सही से समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस टर्म को यदि आप समझ जाइएगा तो आप आगे जो है सो संज्ञानात्मक विकास को भी आराम से समझ जाइएगा। संज्ञानात्मक विकास जो जिसका 4 चरण में विभाजित किया गया है, उसको जानने के लिए पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना भी जरूरी है, जिसमें आपका स्कीमा आ जाता है, जिसको एक होता है आत्मसात्करण जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, एक होता है समायोजन जिसको एकमोडेशन कहते हैं, और एक होता है साम्य धारण जिसको इक्विलिब्रियम या संतुलीकरण भी कहा जाता है। सबसे पहले इन्हीं सब के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद जो है एक एक करके चर्चा करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे और आपको बताएंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया गया था उसी के बारे में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि स्कीमा होता क्या है। तो यदि देखिए सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि स्कीमा से तात्पर्य है कि ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। और स्कीमा जो है सो 2 प्रकार का होता है, एक साधारण और एक जटिल। पियाजे के अनुसार स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने में 2 प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आत्मसात्करण और समायोजन, यानी बोला जाए तो एसिमिलेशन और एकमोडेशन। यदि आसान भाषा में कहा जाए तो स्कीमा जो है आपका एक सूचनाओं का संगठन है जो आपके मस्तिष्क में रहता है, उसी को स्कीमा आप एक तरह से समझ लीजिए, जो सूचना या जो थॉट आपके मन में है वही स्कीमा है। यदि आप यह सोच लिए कि कोई भी जो है वस्तु या ये अपने मन में यह स्कीमा बैठा लेते हैं कि कुत्ता जो होता है वो उजला कलर का होता है या काला कलर का होता है, ठीक है, आप अपने मन में एक तरह से एक स्कीमा बैठा लिए, तो ये स्कीमा आपके मन में फिट हो गया। जब आप कहीं दूसरे जगह गए और आप देख लिए कि जो है सो ब्राउनिश कलर का भी आपको कुत्ता दिख गया कहीं पे, तो आप अपने सूचनाओं के संगठन में उसको और एक शब्द जोड़ लीजिएगा और इस बात से आप अवगत हो जाइएगा कि कुत्ता न सिर्फ उजला या काला होता है कि बल्कि ब्राउनिश कलर का भी कुत्ता हो सकता है। तो स्कीमा हो गया सूचनाओं का संगठन, आपके मस्तिष्क में जो रहता है वही स्कीमा है। और एक टर्म आता है स्कीम्स। ये जीन पियाजे के द्वारा ही स्कीमा और स्कीम्स के बारे में बताया गया है। यदि कहीं पे पूछे आप यदि जीन पियाजे के बारे में, तो आप समझ जाइए कि स्कीमा जो है सो जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया है। स्कीम्स क्या होता है कि अलग अलग संदर्भों में लेकिन एक सी स्थिति को बार बार लागू होने पर जो क्रिया व्यापक और बेहतर हो जाती है उसे स्कीम कहते हैं, जिसको दोहराया जा सकता है। अब मान लीजिए कि स्कीम्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ हो गया स्कीम्स जिसको आप दोहरा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक रमेश नाम का बच्चा है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब उसको स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनना पड़ेगा, जूता जो है पहनना पड़ता है, बैग भी उठाना होगा, तो यह इसका जो है सो एक संगठित पैटर्न है, इसको हर रोज इसको दोहरा रहा है, तो यह इसके लिए क्या हो गया, एक स्कीम्स हो गया। स्कीम्स होता है क्या कि किसी भी चीज़ को, किसी क्रिया को व्यापक रूप से जो है सो बार बार करते रहना और उसको आप दोहरा रहे हैं, तो वो स्कीम्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको जो है सो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर आप उस संज्ञानात्मक विकास के बारे में गलत अवधारणा नहीं रखेंगे और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो अभी तक हमने जो बताया वह आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे 2 पदों का उपयोग करते हैं, ठीक है।
जो एक संगठन का और एक अनुकूलन का। हालांकि इन दोनों के अलावा बहुत सारे पद हैं, लेकिन दो जो महत्वपूर्ण पद है वो संगठन है और अनुकूलन है। जिस संगठन में तो हम इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन अनुकूलन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है सो कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो ये अनुकूलन पद का उपयोग आपको उसमें ज़रूर आएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि अनुकूलन होता क्या है। ठीक है, यदि बात किया जाए अनुकूलन के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में एडेप्टेशन कहते हैं और उसका हिंदी रूपांतरण जो है अनुकूलन है, तो पियाजे का कहना यह था कि पियाजे के अनुसार जो है बच्चे अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है कि बच्चा का अपने वातावरण के समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चा को जन्म से ही अपने वातावरण से जो है समायोजन करना पड़ता है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है, यानी कि कोई भी चीज़ को अडेप्ट करने लगता है। अडेप्टेशन जिसको बोलते हैं, अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है, ठीक है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती है और ज्ञान अर्जित करती है। ठीक है, यह क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से करता है। तो यहाँ पर दोनों शब्द का जो है सो एक संगठन और एक जो है सो आपके पास अनुकूलन शब्द है। ठीक है, तो वातावरण के साथ जो मनुष्य का जो संबंध होता है, यदि उसको आंतरिक रूप से जो प्रभावित करता है तो उसको हम लोग संगठन बोलते हैं। ठीक है, और जो बाहरी रूप से, यानी कि बाहर वातावरण के बाहरी रूप से जो वातावरण उसको प्रभावित करता है बाहरी रूप से, उसको अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के से समझाएंगे आगे। आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि अनुकूलन जो है सो वातावरण के बाहरी रूप से कैसे संबंधित है, जबकि संगठन जो है वो वातावरण के आंतरिक रूप से प्रभावित होती है। तो हमको संगठन के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना याद रखना है कि वातावरण के आंतरिक रूप से प्रभावित होने वाला कारण क्या है, संगठन है, और बाहरी रूप से प्रभावित होने वाला कारक अनुकूलन है। तो पियाजे जो है सो अनुकूलन की प्रक्रिया पर अधिक जो है सो इसको महत्वपूर्ण माना, और उसने कहा भी कि यह अनुकूलन जो है सो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जो है सो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। चलिए अब जानते हैं कि एडेप्टेशन के बारे में और कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। यदि बात करें तो एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन जो है सो आपको दो प्रकार का होता है। ठीक है, अनुकूलन जो है आपका वो दो प्रकार का है। एक है एसिमिलेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण है समावेशीकरण या आत्मसातीकरण, और दूसरा आगे पढ़ेंगे जिसको समायोजन कहेंगे। ठीक है, समायोजन, ये समावेशी है और वो समायोजन है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है एकमोडेशन। ठीक है, सबसे पहले अपना लोग चर्चा करेंगे जो पहला है एसिमिलेशन यानी कि समावेशीकरण, और आत्मसातीकरण जिसको बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये इसका कुछ हम जो है सो परिभाषा के तौर पर ये लिख दिए हैं आपके स्क्रीन पर। यदि आपको परिभाषा समझ में आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। इसको हम अपने आम भाषा में समझाएंगे कि एसिमिलेशन होता क्या है। अब देखिए, हम एक बार मेरा जो दायित्व है उसको तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। ये फार्मूला है, कुछ परिभाषा है जिसके बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है। देखिए क्या है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व से सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ठीक है, मौजूदा ज्ञान में देखिए स्कीमा किसको, ज्ञान को ही बोला जाता है। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं।
उसी तरह यदि आगे का परिभाषा देखें तो आत्मसातीकरण तब होता है जब एक मानसिक स्कीमा बनाई जाती है और नए मॉड्यूल मौजूदा स्कीमा में फिट होते हैं। ठीक है। और एक और है कि आत्मसातीकरण नए विचारों या अवधारणाओं को पुराने विचारों और अभ्यास के साथ संरेखित करते हुए समझ और अभ्यास में डाल रहा है। तो यह जो है एसिमिलेशन के बारे में है। यह आपके सामने परिभाषा के तौर पे हमने दिखा भी दिया कि जो मौजूदा ज्ञान है आपके पास उसमें नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया जो है सो एसिमिलेशन होता है। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। अब चलिए इसमें जो है आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे जब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि जैक जो है, एक जैक नाम का कोई एक लड़का है। ठीक है। एक युवा लड़का है जिसके परिवार के पास रूफस नाम का एक बड़ा झबरा कुत्ता है। ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसके पास एक कुत्ता है। अब वो क्या किया, देख लिया कि ये कुत्ता है, इसके 4 पैर है और अगर 4 पैर है तो इसको हम कुत्ता बोलेंगे। ठीक है। अब ये इसको आत्मसातीकरण कर लिया, एसिमुलेट कर लिया और ये जो है सो इस चीज़ को अपने अंदर समावेश कर लिया कि 4 पैर है तो यह जो है सो कुत्ता होता है, उसको यह बता दिया गया। अब क्या हुआ कि एक दिन जो है जैक अपनी दादी से मिलने जाता है और उसकी दादी जो है अभी अभी एक नया छोटा जो है पूडल गोद लिया है। ठीक है। देखिए व्हाइट कलर में नीचे जो दिख रहा है ये पूडल कुत्ता है। ठीक है। एक नस्ल होता है कुत्ता का भी, ये पूडल जिसको बोला जाता है। और उसने देखा कि अपने दादी के घर, और वो देखा कि 4 पैर है और तुरंत कुत्ता बोल दिया। ठीक है। बोला कि ये कुत्ता है। ठीक है। तो सभी को लगा कि नहीं ये बच्चा तो पढ़ने में बहुत होशियार है, वो एक बार में जो है सो बता दिया कि ये कुत्ता है, इसका मतलब इसके अंदर समझ है। तो पुराने चीज़ जो आप पहले से जिसके बारे में जान रहे हैं और नया चीज़ देखे और उसको सेम कैटेगरी में रख के आप सही हो गए। ठीक है। यदि आम भाषा में समझे तो पहले आप कुत्ता देखे जिसके 4 पैर था तो आप बोल दिए कि कुत्ता है। आप इससे नहीं अंदाजा लगाए कुत्ता है, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि जिसका 4 पैर है देख लो, ये देखो कुत्ता है, तो आपने अपने मन में ये अनुमान बिठा लिया कि इसका 4 पैर है तो यह कुत्ता है। तो एक और देखा तो उसका भी 4 पैर था तो उसको कुत्ता समझ लिया। तो पुराने ज्ञान के हिसाब से ये नया ज्ञान को उसमें शामिल किया और बताया कि जो पहले भी 4 पैर था तो वो कुत्ता कहलाया, तो इसके भी पास भी 4 पैर है इसलिए यह भी कुत्ता हो गया। तो एसिमिलेशन का मतलब यही होता है। ये समावेशीकरण या आत्मसातीकरण तब तक ही रहेगा जब तक वस्तु सेम रहेगा। बस आप उसका वर्गीकरण जो है उसके कलर पे, उसके नेचर पे कर सकते हैं। हम और एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 3 सेब है। बच्चे को आप दिखाए होंगे कि सेब जो होता है सो रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है। और एक सेब आप उसके सामने रख दिए और वो जो है सो ग्रीन कलर का था, तो बच्चा तड़ाक से बोल दिया सेब, क्योंकि देखा कि इसका भी सेब उसी तरह से है। तो बच्चे को यहाँ पे एक और नॉलेज मिल गया कि सेब जो है सो आपको रेड कलर का भी होता है और ग्रीन कलर का भी होता है। सेब दोनों सेब ही है, बस इसमें जो है सो क्या ये चेंजमेंट क्या हुआ कि कलर का चेंजमेंट हो गया, सेब यहाँ पर बदला नहीं है। तो यह सारा का सारा कुछ जो है ये आत्मसातीकरण है, समावेशीकरण है कि वो पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान को सम्मिलित करते हुए उन्होंने जो है वस्तु को वर्गीकृत किया और पहचाना कि यह पहले सेब था तो यह भी सेब है। अब देखिए आगे अब एकोमोडेशन के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज कर गया। अभी अनुकूलन का दूसरा जो भाग है, दूसरा जो प्रकार है वो है समायोजन, जिसको एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी योजना, संप्रत्यय, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। ठीक है। यदि बात करें तो नई जानकारी का अनुभव करने के कारण समायोजन पुराने विचारों और अवधारणाओं को नए और पूरी तरह से अलग अवधारणाओं और विचारों में बदल रहा है। देखिए ये है इसका मेन जो है, आप यदि देखिएगा
तो ये वाला यदि आप इसका फार्मूला या परिभाषा पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो पुराना ज्ञान है वो पूरी तरह से जो है सो नए ज्ञान में चेंज हो जाएगा। पुराना ज्ञान से उसका कोई मतलब ही ना रह पाएगा और पूरी तरह से अलग अवधारणा और विचार में बदल जाएगा। आपके मन के मस्तिष्क में जो पहले से जो स्कीमा फिट था, पहले से जो आपको किसी वस्तु के बारे में पता था और दूसरे वस्तु के बारे में देखने के बाद यदि आपका पूरा मन बदल जाता है और पूरी तरह से जो है सो परिवर्तन हो जाता है, अवधारणा आपका गलत हो जा रहा है पिछले से, तो इस तरह के जो है सो इसी को समायोजन या एकोमोडेशन कहते हैं। यदि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, चलिए अब दिखाते हैं एग्जाम्पल से कैसे समझा जाएगा। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि अभी हम बता दे रहे हैं कि ये आपके सामने एक बिल्ली दिख रहा है। अब उसी जैक से पूछा गया, तो देखिए उसको जो है सो अपने चाची के घर इस बार ले गया और उसके पास एक वाइट कलर का बिल्ली है, ठीक है। जैक बिल्ली को इशारा करता है और कहता है कि यह जो है सो कुत्ता है। अब सोचिए कि उसके मन में वो स्कीमा फिट बैठ गया था कि जिसके 4 पैर है वह सारे के सारे जो है सो कुत्ता है। कुत्ते बोलिए, ये हम कोई ऐसा प्रयोग शब्द का नहीं कर रहे हैं कि लगे गाली दे रहे हैं, यानी कि उसके मन में यह अवधारणा हो गया था कि जिसका 4 पैर है वो कुत्ता कहलाएगा, ठीक है। तो अब उसके क्या हुआ कि यहाँ पर उसका अवधारणा जो है सो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो है तो बिल्ली, तो वह अब इसका मतलब हुआ कि जिसके पास 4 पैर है वह हर उस चीज़ को कुत्ता कहेगा जिसके पास 4 पैर रहेगा। उसका पिता जो है ये समझाते हुए यह कहते हैं कि यह बिल्ली है और जैक कुत्ते की अपनी अवधारणा तदनुसार समायोजित करता है। और तभी जैक क्या करेगा कि अपने मन में बिठा लेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके 4 पैर है वह जो है सो कुत्ता भी होगा, वह बिल्ली भी होगा। तो अब क्या करेगा, वह ये अवधारणा सेट करेगा कि कुत्ता जो भौं भौं करता है वो कुत्ता कहलाएगा, जो म्याऊं म्याऊं करती है वो बिल्ली कहलाएगी। अब होता क्या है कि चीता भी एक होता है कि म्याऊं म्याऊं करती है, इसका एक प्रजाति है बिल्ली का ही, तो अब उसमें भी उसको अवधारणा चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी समायोजन के कंडीशन में आ जाएगा। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में साफ अंतर यह देख लीजिए, यदि वस्तु चेंज नहीं हो रहा है, वस्तु सेम है, ठीक है, वस्तु वही है, बस उसमें परिवर्तन किया गया है, तो वह जो एसिमिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। और एकोमोडेशन वह चीज़ होगा जिसमें वस्तु आपका चेंज हो जाता है, जो आपके पुराने ज्ञान से नया ज्ञान आप उसको नहीं समायोजित कर सकते हैं, उसके पूरा की पूरा अवधारणा आपका बदल जा रहा है, तो समझ लीजिए एकोमोडेशन है। तो इस तरह से जो था एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में आपको बता दिए कि क्या होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी एक पॉइंट है कि साम्यधारण या संतुलीकरण, जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ये होता क्या है। अब पियाजे का कहना यह था कि पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे वो बोले थे कि यदि बालक सामने में ऐसी परिस्थिति या समस्या आ जाए जिसका उसने कभी सामना ही नहीं किया हो, तो एक प्रकार का वो संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में पैदा हो जाती है, ठीक है। वो देखा ही नहीं कि उसको हम क्या बोले, अब वो जो है संतुलित कर ही नहीं पा रहा है, तो उसको संतुलित करने के लिए वो क्या करता है, या तो उसको जो है सो समावेशीकरण, यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका ये करेगा कि चलो ये हम देखे थे तो ऐसा हो सकता है, या तो वो समायोजन करे कि वो अपने पिछली अवधारणा को चेंज करके और कोई नई अवधारणा बना ले, या दोनों ही प्रक्रिया सोचना जो है प्रारंभ कर दे। वो कुछ भी करके जो है उस वस्तु का जो है सो अपना उसका कुछ न कुछ जानकारी निकाल के और संतुलन के अवस्था में जब आ जाता है तो उसी को इक्विलिब्रियम या संतुलीकरण या साम्यधारण कहते हैं। तो यह था साम्यधारण या संतुलीकरण के बारे में, ठीक है। चलिए, एक है वस्तु स्थायित्व। जब आप पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताए हैं, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आगे वस्तु स्थायित्व के बारे में ज़रूर फिर से जो है सो चर्चा किया जाएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। अब देखिए होता क्या है कि बच्चा जो है ना सो पियाजे बहुत से चरण में बच्चे को दिखाया गया कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चे का ग्रोथ ही जो होता है, विकास वृद्धि, ये किस तरह होता है और किस तरह बच्चे सीखते हैं। जब बच्चा
जन्म लेता है या जन्म से लेकर 6 माह तक उसको जो है सो उतना कुछ वस्तु अस्थायित्व के बारे में नहीं पता चलता है। वस्तु अस्थायित्व का जो उसके पास नॉलेज आता है रहता है धीरे धीरे, तो शुरू में ही रहता है, लेकिन ओरिजिनल नॉलेज जो आता है इसके पास वो 18 से 24 माह के बीच में आ जाता है। ये हम पढ़ेंगे भी नहीं, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। हम बता दे रहे हैं कि वस्तु अस्थायित्व क्या होता है। मान लीजिए कि एक रमेश एक बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर इसके जो है पिता है बेड पर। पहले इसको मोबाइल दिखा दिया रमेश को, और फिर क्या किया, कंबल के नीचे में जो है मोबाइल छुपा दिया। अब हुआ क्या कि यह बच्चा जब इससे पहले था तो इसको यही लगता था कि जो चीज़ हमारे सामने में है बस उसी का अस्तित्व है, और जो सामने में नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब वो 18 से 24 माह यानी कि 1.5 से 2 साल के करीब का बच्चा होता है तो उसको यह पता चल जाता है कि जो चीज़ें हमें नहीं भी दिखाई देती है उसका भी अस्तित्व है। और यह बच्चा जो है, इसके पापा जो कंबल के नीचे मोबाइल छिपा के रखा है वह इसको खोज लेता है। तो यही होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण। जो चीज़ को आप छिपा भी दीजिएगा उस चीज़ को बच्चा ढूंढ लेता है, उसको लगता है कि यह चीज़ कहीं गया नहीं, इसको यहाँ पर रखा गया है। तो यह जो है सो वस्तु अस्थायित्व होता है, ठीक है। और यदि हम संज्ञानात्मक विकास का नेक्स्ट जो है वीडियो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वीडियो का लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वीडियो के लिंक पर क्लिक करके और आप संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है सो पढ़ने में कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको यही फ़ायदा होगा कि जितना भी हम इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहेंगे वो आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।